क्वेश्चन है हमारा, द प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन डज नॉट अप्लाई टू, जो प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन है वो इनमें से किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन लाइफ इंश्योरेंस, हम बता चुके हैं आपको, आपको मालूम होगा। अब देखिए अगर आप आंसर नहीं बता रहे तो बहुत गलत बात है, आपको मालूम हो, अब तक तो याद हो गया होगा कि सब्रोगेशन का प्रिंसिपल किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता। पहला ऑप्शन लाइफ इंश्योरेंस, दूसरा ऑप्शन फायर इंश्योरेंस, तीसरा ऑप्शन डिपॉजिट इंश्योरेंस, चौथा है बर्गलरी, सेंध लगाना। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, लाइफ इंश्योरेंस। बिल्कुल, वेरी गुड मेरे दोस्त, सही जवाब क्या है? लाइफ इंश्योरेंस सही जवाब है, शाबाश। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 क्वेश्चन है हमारा, बीमा प्लस न्यू कैपिटल मार्केट लिंक्ड स्कीम ऑफ, जो बीमा प्लस, बड़ा अच्छा खासा नाम दिया, बीमा प्लस न्यू कैपिटल मार्केट लिंक्ड, ये इनमें से किसकी स्कीम है भैया? 4 बैंक के नाम दिए हुए हैं, ये 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन आईसीआईसीआई लिमिटेड, दूसरा एलआईसी, तीसरा जीआईसी, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन होता है जीआईसी, एचडीएफसी बैंक है भैया, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। तो इसमें से किसका है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बीमा प्लस न्यू कैपिटल मार्केट लिंक स्कीम ऑफ एलआईसी। हमको पता नहीं ये स्कीम है कि निकल ली, लेकिन भैया क्वेश्चन में तो हमको मालूम होना। देखिए ना, स्कीम्स ऐसी चीजें होती हैं जो आती जाती रहती हैं। ठीक है, स्कीम इज ऑल्सो मॉर्टल, आई है तो जाएगी। ठीक है, तो अब सवाल है, आया है, तो हम आपको बता रहे हैं कि बीमा प्लस न्यू कैपिटल मार्केट लिंक स्कीम किसका स्कीम था? एलआईसी का। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन एंजॉय कर रहे हैं कि नहीं, कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 49 क्वेश्चन है हमारा, विच एक्ट कंट्रोल्स द बिजनेस ऑफ प्राइवेट इंश्योरेंस, इनमें से कौन सा एक्ट जो है वो प्राइवेट इंश्योरेंस के बिजनेस को कंट्रोल करता है? पहला ऑप्शन आईआरडीए एक्ट 1999, आईआरडीए मतलब इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1999, याद कर लीजिए 1999 में आया था। ठीक है, अगला है सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, अगला है आरबीआई एक्ट 1934, भैया ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट है, ये इंश्योरेंस बिजनेस को नहीं संभालता। आखिरी में कह रहे हैं कंपनीज एक्ट 1956, कंपनीज एक्ट को इंश्योरेंस से क्या लेना देना भाई, और सेबी को क्या लेना देना भाई, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, वो सिक्योरिटी से मतलब है, इंश्योरेंस सिक्योरिटी थोड़ी है। तो आईआरडीए इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी कंट्रोल्स द बिजनेस ऑफ प्राइवेट इंश्योरेंस। ठीक है, ऑप्शन ए सही जवाब। अगला क्वेश्चन और इस वीडियो लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन हमारा, विच इज न्यू पॉलिसी ऑफ यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस रिलेटेड टू हेल्थ इंश्योरेंस। ठीक है, 4 पॉलिसी का नाम दिया है और पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा पॉलिसी है। ठीक है, किसका? यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस रिलेटेड टू हेल्थ इंश्योरेंस। वी हैव 4 ऑप्शन। पहला ऑप्शन मार्ग बंधु, दूसरा है नद लहरी, तीसरा है क्रेडल केयर एंड द फोर्थ वन इज ऑल ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है, सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों एक्चुअली हेल्थ इंश्योरेंस की कैटेगरी में आते हैं यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस में। ठीक है, तीनों मतलब अलग अलग होते हैं ना, अलग अलग आप पॉलिसीज ले सकते हैं। तो हेल्थ इंश्योरेंस में भी तो अलग अलग कैटेगरीज है, या तो आप रुपीज वाला भी ले सकते हैं, मतलब 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस करा सकते हैं, तो बीमारी के हिसाब से भी इंश्योरेंस ले सकते हैं कि फलाना फलाना बीमारी का इंश्योरेंस वो पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है, तो अलग अलग टाइप्स की पॉलिसीज होती है, तो तीनों अलग अलग टाइप्स की पॉलिसीज है, और ये तीनों की तीनों हेल्थ इंश्योरेंस यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस की पॉलिसीज हैं। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 51 क्वेश्चन है हमारा, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस parties to the contract must have disclosed and material facts known to them। सवाल पूछा जा रहा है कि जो इंश्योरेंस के जो प्रिंसिपल्स हैं उनमें से किस प्रिंसिपल में ये बात कही गई है कि जो इंश्योरेंस में पार्टीज होती है ना, इंश्योरेंस में 2 पार्टीज होती है, एक होता है इंश्योरर, दूसरा होता है इंश्योर्ड। तो पार्टीज अपने बीच में कोई भी बात छुपाए नहीं, सारे मटेरियल फैक्ट्स डिस्क्लोज करे। ये किस प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस में ये बात कही गई है? ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन इंडेमनिटी, दूसरा ऑप्शन अटमोस्ट गुड फेथ, तीसरा ऑप्शन सब्रोगेशन, चौथा ऑप्शन इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, अटमोस्ट गुड फेथ। ठीक है, इंश्योरर इंश्योर्ड पे विश्वास करता है, भरोसा करता है, और इंश्योर्ड इंश्योरर पे भरोसा करता है और विश्वास करता है कि दोनों एक दूसरों को सही सही मटेरियल फैक्ट बता रहे हैं। जो इंश्योरर होगा वो सारे टर्म्स एंड कंडीशंस बताएगा, और जो इंश्योर्ड होगा
वो सारे के सारे डिटेल्स बताएगा, एकदम सही सही जानकारी देगा, डेट ऑफ बर्थ, जो भी जानकारी पूछी गई इंश्योरर द्वारा, ठीक है। तो ये आता है अटमोस्ट गुड फेथ की कंडीशन में, ठीक है, इस प्रिंसिपल में आता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन है हमारा, अ पर्सन कैन इंश्योर, एक व्यक्ति, एक इंसान किसको इंश्योर कर सकता है? पहला ऑप्शन एनीबडीज प्रॉपर्टी, किसी की भी प्रॉपर्टी को। दूसरा ऑप्शन ओनली हिज ओन प्रॉपर्टी। तीसरा ऑप्शन ओनली दैट प्रॉपर्टी इन विच ही इज इंटरेस्टेड। और चौथा ओनली दैट प्रॉपर्टी इन विच ही हैज फाइनेंशियल इंटरेस्ट, ठीक है। तो फाइनेंशियल इंटरेस्ट मतलब क्या होता है? इट इज कॉल्ड इंश्योरेबल इंटरेस्ट। फाइनेंशियल इंटरेस्ट का मतलब इंश्योरेबल इंटरेस्ट, और प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस में एक इंश्योरेबल इंटरेस्ट भी है जिसका मतलब फाइनेंशियल इंटरेस्ट होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है अ पर्सन कैन इंश्योर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ओनली दैट प्रॉपर्टी इन विच ही हैज फाइनेंशियल इंटरेस्ट या इंश्योरेबल इंटरेस्ट। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन है हमारा, इन मैरीन इंश्योरेंस द इंश्योर्ड मस्ट हैव इंश्योरेबल इंटरेस्ट एट द टाइम। इन्होंने सवाल पूछा है कि मैरीन इंश्योरेंस में जो इंश्योर्ड है, जो एक्चुअली इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने गया है, इंश्योरेंस करवाने गया है, इंश्योर्ड, द इंश्योर्ड मस्ट हैव इंश्योरेबल इंटरेस्ट। तो मैरीन इंश्योरेंस में जो इंश्योर्ड है उसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट कब होता है? ठीक है, एट द टाइम when policy is taken, option A। दूसरा when the event happens, तीसरा when policy is taken as well as when event happens, और चौथा throughout the period of contract of insurance। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन, देखिए ए तो हो नहीं सकता, ठीक है, जरूरी नहीं है कि वो पॉलिसी लेने जब जाए तो उसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट हो। उसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट उस मोमेंट पे होना है जब कोई इवेंट ऑकर होता है, ठीक है। तो जब पहला नहीं होगा तो तीसरा भी नहीं होगा और चौथा भी नहीं होगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी। ये बुक्स में गाइडलाइंस जो लिखी गई हैं उसके हिसाब से मैरीन इंश्योरेंस में जो इंश्योरेबल इंटरेस्ट है उसका होना बहुत जरूरी है एट द टाइम ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट्स, ठीक है। यहां पे बोला जा रहा है व्हेन द पॉलिसी इज टेकन एज वेल एज व्हेन द इवेंट हैपेंस। तो जब पॉलिसी लिया जाता है तब इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना जरूरी नहीं है, ठीक है, लेकिन जब इवेंट ऑकर करता है तब इनका जो इंश्योरेबल इंटरेस्ट है ना वो होना बहुत जरूरी है। तो इस हिसाब से ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, एकदम करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन है हमारा, अ पर्सन इंश्योर्ड हिज प्रॉपर्टी वर्थ ₹10,000 अगेंस्ट अ फायर फॉर 8,000 ओनली। देखिए, अंडर इंश्योरेंस जिसे एवरेज इंश्योरेंस भी कंसिडर किया जाता है उसका केस है। एक इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी है 10,000 रुपए की और उसने इंश्योरेंस करवाया 8,000 वैल्यू का, मतलब 80% वैल्यू का उसने इंश्योरेंस कराया, प्रॉपर्टी की 80% वैल्यू का उसने इंश्योरेंस लिया। उसका जो एक्चुअल लॉस हुआ 5,000 रुपीज एंड देयर इज एवरेज क्लॉज इन द पॉलिसी। देखिए, एवरेज क्लॉज का मतलब अंडर इंश्योरेंस क्लॉज इन द पॉलिसी ही क्लेम्स, इस क्लेम इज, तो उसका क्लेम कितना होगा? तो देखिए, जितने की प्रॉपर्टी उसका 80% इंश्योर्ड कराया, तो जितना लॉस हुआ उसका आपको 80% ही कॉम्पनसेशन मिलेगा, ठीक है। जितना लॉस होगा उसका कितना कॉम्पनसेशन मिलेगा? उसका भी 80% मिलेगा। तो वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन 10,000, दूसरा ऑप्शन 8,000, तीसरा ऑप्शन 5,000 और चौथा ऑप्शन 4,000। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, 4,000 रुपीज, ठीक है। आप समझ गए होंगे एवरेज क्लॉज क्या होता है, ठीक है, या अंडर इंश्योरेंस क्या होता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ कॉजा प्रॉक्सिमा, ठीक है, जो प्रिंसिपल है ना कॉजा प्रॉक्सिमा, उसके हिसाब से द अश्योर्ड कैन रिकवर द लॉस फ्रॉम द इंश्योरर। जो अश्योर्ड है वो किस वक्त, किस समय, किस कंडीशन पे इंश्योरर से अपना लॉस रिकवर करवा सकता है, ठीक है। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन, इफ इट इज proximately caused by any of the perils insured against। दूसरा, if it is caused by any of the remote cause। तीसरा, if it is caused by any reason whatsoever, और चौथा, all of these। देखिए, तीसरा गलत है तो चौथा भी गलत हो जाएगा। अगर आपने इंश्योरेंस कराया तो किसी भी रीजन से नुकसान होगा तो आप तो कॉम्पनसेशन ले नहीं सकते, इंडेमनिफिकेशन करवा नहीं सकते, इंश्योरर कभी नहीं देगा, ठीक है। मान लीजिए आपने फायर इंश्योरेंस कराया और सामान हो गया चोरी,
तो क्या आपको कॉम्पनसेशन इंडेमनिफिकेशन मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा। तो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी तो वैसे ही गलत हो गया। ठीक, अब सवाल ये पूछा जा रहा है कि कॉजा प्रॉक्सिमा के हिसाब से जो अश्योर्ड है वो अपने लॉस को रिकवर करवाने के लिए जो क्लेम करेगा इंश्योरर से, वो किस सिचुएशन में करेगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, इफ इट इज कॉज बाय एनी ऑफ द रिमोट कॉज। अगर वो किसी भी रिमोट कॉज द्वारा होता है तो उसे क्लेम मिलेगा। ठीक है, ऑप्शन रिमोट कॉज का मतलब फायर इंश्योरेंस बोला गया, और अगर नुकसान किसी भी रीजन से फायर से हुआ तो आपको कॉम्पनसेशन मिलेगा। चाहे आपके पड़ोसी ने आग लगा दिया हो, आपके एम्प्लॉय ने आग लगा दिया हो, वो दैट इज सेकेंडरी, लेकिन रिमोट कॉज फायर था ना, तो आपको फायर से क्लेम मिलेगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन है हमारा, द प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन अप्लाइज टू। ठीक है, सब्रोगेशन कहां अप्लाई होता है? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन, सब्रोगेशन का मतलब समझिएगा ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। सब्रोगेशन का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, और ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप कहां से कहां ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप? जो इंश्योर्ड है, जिसकी प्रॉपर्टी में नुकसान पहुंचा है, वहां से इंश्योरर को ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है, तभी इंश्योरर आपको पैसा देगा ना, ऐसा काहे देगा? ठीक है, द प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन अप्लाइज टू, पहला ऑप्शन ऑल टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस, दूसरा फायर इंश्योरेंस ओनली, तीसरा मैरीन इंश्योरेंस ओनली, और चौथा फायर एंड मैरीन इंश्योरेंस। इस क्वेश्चन का सही आंसर है द प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन अप्लाइज टू ऑप्शन डी, फायर एंड मरीन इंश्योरेंस। फायर इंश्योरेंस में भी नुकसान पे आपको, जो अगर कोई मशीनें जल गई तो जो जली हुई मशीन है उसको इंश्योरर उठा के ले जाएगा। ठीक है, कोई कार है वो जल गई तो इंश्योरर कार ले जाएगा उसके बाद। तो दिस इज ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, सब्रोगेशन इसी को कहते हैं। मैरीन इंश्योरेंस में क्या हुआ कि मैरीन इंश्योरेंस में अगर मान लीजिए मॉइस्चर की वजह से कोई सामान खराब हो गया, समुद्र के रास्ते जाना है तो मॉइस्चर से अगर सामान खराब हो गया तो जो इंश्योरर है उसको ट्रांसफर हो जाएगा ओनरशिप, और वो आपको क्या करेगा? इंडेमनीफाई। ठीक है, जो कॉम्पनसेशन देते हैं ना उसको इंडेमनिफिकेशन कहते हैं। ऑप्शन डी सही जवाब फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, क्वेश्चन है हमारा, द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन अप्लाइज व्हेन। सवाल पूछा जा रहा है कि जो प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन है ना वो किस समय अप्लाई किया जाएगा? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन, देयर आर 2 और मोर इंश्योरेंस ऑन द सेम रिस्क, दूसरा the insured does not take the necessary steps to mitigate the loss। mitigate the loss का मतलब होता है minimization of loss। अगर mitigation of loss आपने नहीं किया तो compensation भी नहीं मिलेगा। अगर loss occurrence है, मतलब आपकी बिल्डिंग है और आपने फायर एक्सटिंग्विशर नहीं रखा, तो और अगर आग लगी तो भैया पूरा बिल्डिंग जल जाएगा। लेकिन अगर आपके पास फायर एक्सटिंग्विशर है तो जब आग शुरू होती है तभी आप फायर एक्सटिंग्विशर से आग बुझा करके लॉस को मिनिमाइज कर सकते हो या लॉस होने से पूरा रोक सकते हो। तो दिस इज कॉल्ड मिटिगेशन ऑफ लॉस। तो इन्होंने सेकंड पॉइंट में बोला है द इंश्योर्ड डज नॉट टेक द नेसेसरी स्टेप्स टू मिटिगेट द लॉस। तीसरा कह रहे हैं द इंश्योर्ड इंश्योर्स द सेम रिस्क पार्टली विद द अदर इंश्योरर, और चौथा कह रहे हैं द प्रीमियम इज नॉट पेड बाय द इंश्योर्ड। तो देखिए ये तो गलत है। ऑप्शन सी क्यों गलत है मैं आपको बताऊं, क्योंकि देखिए द इंश्योर्ड इंश्योर्स, जो इंश्योर्ड है ना उसने इंश्योरेंस करवा रखा है सेम रिस्क का पार्टली विद द अदर इंश्योरर। तो जो अदर इंश्योरर से आपने पार्टली इंश्योरेंस कराया तो प्रोपोर्शनेटली पेमेंट हो जाएगा, इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं आएगा। ठीक है, बी भी गलत है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए, देयर आर 2 और मोर इंश्योरेंस ऑन द सेम रिस्क, तब वहां पे कॉन्ट्रीब्यूशन होगा और कॉन्ट्रीब्यूशन अलग अलग इंश्योरर करेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन है हमारा, सरेंडर वैल्यू ऑफ लाइफ पॉलिसी इज द अमाउंट पेबल बाय लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन व्हेन। सरेंडर वैल्यू लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का वो अमाउंट है जो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन आपको किस कंडीशन में देंगे। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन, द पॉलिसी मैच्योर्स बाय डेथ, दूसरा द पॉलिसी मैच्योर्स आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द पॉलिसी पीरियड, तीसरा द लाइफ पॉलिसी is withdrawn before its maturity, और चौथा none of these। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, जब लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को आप मैच्योरिटी से पहले विड्रॉ करा लीजिएगा, जब आप उसे पहले ही मतलब एक हिसाब से कैंसिल करा के अपना पैसा वापस लेने की कोशिश कीजिएगा, तो वहां पे आपको जो पैसा मिलेगा वो उसको कहेंगे हम सरेंडर वैल्यू। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन है हमारा, average clause in fire insurance policy is inserted in order to check mainly। जो एवरेज क्लॉज है ना, एवरेज क्लॉज का मतलब अंडर इंश्योरेंस क्लॉज, तो इसको फायर इंश्योरेंस पॉलिसी में इंसर्ट किया गया ताकि
मेनली क्या चेक किया जा सके, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन अंडर इंश्योरेंस, दूसरा ऑप्शन ओवर इंश्योरेंस, तीसरा ऑप्शन बोथ ओवर इंश्योरेंस एंड अंडर इंश्योरेंस, और चौथा ऑल ऑफ दीज। तो इस प्रश्न का सही उत्तर, इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अब आप बोलेंगे सर अंडर इंश्योरेंस तो यहां पे भी दिया, अंडर इंश्योरेंस तो होना चाहिए, ऑप्शन ए होना चाहिए। देखिए समझिएगा, एवरेज क्लॉज जो है ये बेसिकली फायर इंश्योरेंस में जो दिया जाता है, तो एवरेज क्लॉज के लिए आपने ये पढ़ा होगा कि बेसिकली बिजनेसमैन के लिए जिनकी अलग अलग प्रॉपर्टी अलग अलग जगह पे गुड्स पड़े हुए हैं, ठीक है, इनको खुद वैल्यू नहीं मालूम। तो एवरेज क्लॉज से ये चीज पता चल जाती है कि जो गुड्स है उसकी वैल्यू कितनी है। कहीं उन्होंने ओवर इंश्योरेंस तो नहीं करवा लिया ज्यादा बोल करके, कहीं अंडर इंश्योरेंस तो नहीं है। तो ये क्लॉज इसीलिए डाला गया ताकि ये पता चल सके कि ओवर इंश्योरेंस का मतलब समझिएगा कि गुड्स की वैल्यू 100 रुपीज है तो उन्होंने 150 तो नहीं, उसकी वैल्यू बढ़ा करके तो इंश्योरेंस नहीं करा लिया। तो ये समझने के लिए एवरेज इंश्योरेंस का जो क्लॉज है वो फायर इंश्योरेंस पॉलिसी में है। बहुत सारी ऐसी मशीनरीज फैक्ट्री में होती है जो मार्केट में नहीं मिलती है, वो बड़े बड़े इंजीनियर्स जाकर के उसे बनाते हैं जिस हिसाब से जरूरत होती है। तो उसका वैल्यूएशन कैसे करेंगे, कैसे पता चलेगा? तो एवरेज इंश्योरेंस का जो क्लॉज डाला गया है वहीं से वैल्यूएशन किया जाता है, ताकि कहीं ओवर इंश्योरेंस तो नहीं है या अंडर इंश्योरेंस तो नहीं है। ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर है फॉर द गिवन क्वेश्चन, ठीक है। डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद ऑप्शन ए, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। फायर इंश्योरेंस अगर आपने डिटेल में पढ़ा है तो आप ये बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, मैं 5 साल से पढ़ा रहा हूं, मुझे मालूम है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन है हमारा एक्स मॉर्गेजेस सर्टेन प्रॉपर्टी विथ वाई। एक्स ने क्या किया, वाई को कुछ प्रॉपर्टी मॉर्गेज कर दी। मैं एक्स हूं, मैंने वाई को जाकर के अपनी कोई प्रॉपर्टी गिरवी रख दी, ठीक है। हु हैज इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी। अब इंश्योरेबल इंटरेस्ट, प्रॉपर्टी के अंदर इंश्योरेबल इंटरेस्ट किसका होगा फिर, ठीक है। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन ओनली एक्स, दूसरा ओनली वाई, तीसरा बोथ एक्स एंड वाई, और चौथा नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर होगा, क्योंकि मेरी प्रॉपर्टी किसके पास है, वाई के पास है, तो मेरा तो एक हिसाब से इंश्योरेबल इंटरेस्ट है, लेकिन मैं तो कुछ कर नहीं सकता क्योंकि मेरी प्रॉपर्टी वाई के पास है। तो वाई को जब मुझसे, क्योंकि मैंने मॉर्गेज किया तो भैया पैसा लिया होगा ना मैंने, तो मैं जब, तो वो मेरी प्रॉपर्टी को क्या करेगा, उसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होगा मेरी प्रॉपर्टी में, क्योंकि अगर मेरी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचेगा तो मैं उसको कोई पैसा देने वाला नहीं हूं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, ओनली वाई का होगा इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन दैट प्रॉपर्टी, क्योंकि ओनरशिप किसके पास है, मैंने मॉर्गेज किया तो मालिक अभी वो बन करके बैठा है, वो बचा करके रखे। अगर उसने उसे खराब कर दिया या नुकसान पहुंच गया तो मैं तो पैसे वापस करूंगा नहीं। तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट किसका है, और इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, फाइनेंशियल इंटरेस्ट, ठीक है। इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मतलब फाइनेंशियल इंटरेस्ट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन।